हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट के आगे के एमसीक्यूज़ देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडर विच सेक्शन कैन डैमेजेस बी इम्पोज्ड ऑन द एम्प्लॉयर फॉर डिफ़ॉल्टिंग इन पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या क्या है कि किस सेक्शन के तहत अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन का पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट किया है तो उसको डैमेजेस इम्पोज किया जा सकता है। तो ये सेक्शन 14B में बोला गया है। नेक्स्ट, व्हाट डज सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 ऑफ द EPF एक्ट स्टेट अबाउट एम्प्लॉयज़ हु आर ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स टू अ प्रोविडेंट फंड। तो ये बोला है सेक्शन 15 के तहत पूछा गया है कि अगर ऑलरेडी किसी एम्प्लॉई का प्रोविडेंट फंड है, पहले से ही है, तो उसके बारे में क्या बोला गया है, उसकी क्या कंडीशंस दी गई हैं, उसके बारे में भी पूछा है। तो जो दे विल कंटिन्यू टू रिसीव बेनिफिट्स अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविडेंट फंड अंटिल अ न्यू स्कीम इज़ अप्लाइड। तो जब तक कि अगर ऑलरेडी कोई इसमें प्रोविडेंट फंड में है और तो तब तक वो नई स्कीम जब तक अप्लाइड नहीं होती है तो वो एग्जिस्टिंग प्रोविडेंट फंड के तहत ही सारे बेनिफिट प्राप्त करते रहेंगे। Section 15 subsection 1 ensure that employees who are already part of a provident fund continue to receive benefit from it. The fund remains active and follow the same rules as before. तो एक्टिव रहेगा और पहले जैसे ही सारे रूल्स वगैरह हैं वो सब लगे रहेंगे until a new scheme is applied to the establishment। तो जब तक कि उस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट पे नया कोई रूल अप्लाई नहीं होता है ना, नया कोई स्कीम अप्लाई नहीं होता है, तब तक वो पुराने से ही अप्लाई होगा, गवर्न होगा। व्हाट हैपन टू द एक्यूमुलेटेड प्रोविडेंट फंड ऑफ एम्प्लॉयज़ व्हेन अ न्यू स्कीम इज़ अप्लाइड टू एन एस्टेब्लिशमेंट। अब पूछा गया है कि अगर नई स्कीम आ गई एस्टेब्लिशमेंट में तो जो पुरानी स्कीम के तहत एम्प्लॉई का प्रोविडेंट फंड जो इकट्ठा हुआ था ना, जो एक्यूमुलेटेड हुआ था, तो उसका क्या होगा। जब किसी संस्थान में नई योजना लागू होती है तो कर्मचारी की संचित भविष्य निधि का क्या होता है, जो एक्यूमुलेटेड है उसको क्या करेंगे, तो द एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज़ ट्रांसफ़र टू द न्यू स्कीम्स फंड। तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उस संचित निधि को, इकट्ठे हुए धन को न्यू स्कीम फंड के तहत। तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में बोला है स्टेट दैट वंस अ न्यू स्कीम इज़ अप्लाइड द प्रोविडेंट फंड बैलेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ ट्रांसफ़र टू द न्यू फंड। न्यू फंड में उसका बैलेंस चले जाएगा और दिस इंश्योर्स कंटिन्यूटी इन देयर बेनिफिट एंड कंप्लायंस विद द न्यू स्कीम। ये इससे यही कि नई स्कीम को अप्लाई कर रहे हैं और पुराने का भी कोई वो हार्म नहीं होगा। अंडर सेक्शन 15 कैन एन एम्प्लॉई चूज़ टू कीप देयर प्रोविडेंट फंड इन द प्रीवियस स्कीम आफ्टर न्यू स्कीम इज़ इंट्रोड्यूस। तो पूछा गया है कि अगर पुरानी चल रही थी स्कीम, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉई चाह रहा है कि अगर नई स्कीम अप्लाई हो गई है एस्टेब्लिशमेंट पर और एम्प्लॉई चाह रहा है कि मैं तो पुराने ही फंड जो स्कीम थी उसके तहत अपना कंट्रीब्यूशन चाहता हूँ, तो क्या वो ऐसा कर सकता है। तो नहीं, नो ऑल एक्यूमुलेटेड फंड्स मस्ट बी ट्रांसफर टू द न्यू स्कीम। वो ऐसा नहीं कर सकता, उसको सारा जो एक्यूमुलेटेड है उसका सब ट्रांसफ़र होगा। Section 15 subsection 2 once a new scheme is introduced is an establishment all previous provident fund amount must be transferred to new scheme। must बोला है मतलब होना ही चाहिए। employee do not have the option to keep fund in the old scheme। तो ये नहीं है कि वो old स्कीम के तहत उसको बनाए रखें, होल्ड करके रखें। अंडर सेक्शन 17 सेक्शन 1 द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन ग्रांट एन एग्जम्पशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट इफ़। तो बोला है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो किसी एस्टेब्लिशमेंट को एग्जम्पशन दे सकती है, किस बेसिस पे, क्या, कब। द एस्टेब्लिशमेंट हैज़ अ बेटर प्रोविडेंट फंड स्कीम देन मैंडेटेड। तो जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके पास जो कंट्रीब्यूशन भविष्य निधि योजना है वो बेहतर भविष्य निधि योजना को वो मतलब वो चला रहा है ना, तो वहाँ पर ऐसे में वो एग्जम्पशन दिया जा सकता है। तो अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1A एन एस्टेब्लिशमेंट कैन बी एग्जम्प्टेड इफ़ इट हैज़ इट्स ओन प्रोविडेंट फंड स्कीम। उसके पास खुद की प्रोविडेंट फंड स्कीम हो विथ कंट्रीब्यूशन रेट नॉट लेस देन फेवरेबल, है ना। तो जो देन दोज प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 6, तो 6 के अंतर्गत जो परसेंटेज दे रखा है ना उससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब लेस फेवरेबल होना नहीं हो, मतलब वो
उसका खुद का प्रोविडेंट फंड स्कीम हो और उसमें जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो सेक्शन 6 में जो प्रिस्क्राइब किया है उसके फेवर में हो, मतलब उससे अच्छा हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन उससे कम अच्छा नहीं होना चाहिए, तब वो वहाँ पे उसको एग्जम्पशन मिल सकती है। हु इज़ कंसल्टेड बिफोर ग्रांटिंग एन एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 7 सब सेक्शन 1। तो अगर ऐसे सेक्शन 17 के अंदर किसी इस्टेब्लिशमेंट को एग्जम्पशन दी जा रही है तो किससे परामर्श लिया जाएगा, तो केंद्रीय बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड से परामर्श लिया जाएगा। द प्रोवाइजो टू सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 स्टेट दैट नो एग्जम्पशन शैल बी ग्रांटेड विदाउट कंसल्टेशन विद द सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड की कंसल्टेशन के बिना को नहीं दिया जाएगा। इफ़ एन एस्टेब्लिशमेंट इन ग्रांटेड एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1A विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयर। ठीक है, अगर उसको सेक्शन 17 1A में छूट दी जा रही है अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट को, तो इसमें से जो कौन सी जिम्मेदारी नियोक्ता पे नहीं होगी, मतलब जो एम्प्लॉयर पर इसमें से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, तो कम्प्लीटली स्टॉपिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड। तो भविष्य निधि में योगदान पूरी तरह से रोक देना, मतलब एग्जम्पशन दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि कंट्रीब्यूशन देना ही बंद हो जाए, करना है, ये एग्जम्पशन मिल रही है, ऐसे कोई एग्जम्पशन नहीं दी जा रही है ना। बाकी एग्जम्पशन में ट्रस्टी बोर्ड की स्थापना करना ये मिल सकता है उनको, है ना। नियोक्ता की मतलब मीटिंग रिटर्न टू द रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, तो क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को विवरण प्रस्तुत करना। इन्वेस्टिंग द प्रोविडेंट फंड मनी एज पर गवर्नमेंट डायरेक्शन, ये सब चीज़ें की तो मिल जाएगी पर इसमें एग्जम्पशन नहीं। नेक्स्ट अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1B इफ़ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी डिफ़ॉल्ट इन कंप्लायंस दे आर पनिशेबल अंडर विच सेक्शन। अब जो ये बोर्ड ट्रस्टी बोर्ड जो है वो अगर कंप्लायंस करने में डिफ़ॉल्ट करता है तो उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो किस सेक्शन के तहत दिया जाएगा, मतलब किस धारा के तहत उनको वो किया जा रहा है, तो सेक्शन 14 के सबसेक्शन 2A के अंतर्गत उसको पनिश किया जाएगा। इफ़ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी फेल टू कंप्लाई इट इज़ डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 2A एंड पनिशेबल, तो वो ऑफेंस सेक्शन 14 का ऑफेंस कहलाएगा, है ना। अगर 17 की जो रिक्वायरमेंट है और वो उसके हिसाब से चूक कर देता है तो यहाँ पे पनिशमेंट 14 के अकॉर्डिंग मिलेगा। Which of the following benefit does not qualify an establishment for exemption under section 17(1)? मतलब इसमें से कौन सा ऐसा वो है कि जो इस्टेब्लिशमेंट को छूट नहीं दिलाता है ना, छूट देने के योग्य नहीं बनाता है, तो बोनस। ठीक है, तो बोनस दिया जा रहा है, तो वहाँ पे बोनस जो एक ऐसा लाभ है जो किसी इस्टेब्लिशमेंट को सेक्शन 17 से छूट दिलाने के लिए योग्य बनाता है। ठीक है, तो मतलब वो छूट नहीं दे सकता बोनस बांट रहे हैं। तो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 इफ़ इज़ ग्रांटेड ओनली इफ़ द एस्टेब्लिशमेंट प्रोविडेंट फंड, मतलब जो एग्जम्पशन दी जा रही है सेक्शन 17 के तहत वो तभी दी जाएगी जब अगर बेनिफिट दिए जा रहे हैं किस टाइप के, मतलब एस्टेब्लिशमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दे रहा है, प्रोविडेंट फंड का दे रहा है, पेंशन का दे रहा है या फिर ग्रेच्युटी का दे रहा है, तो फिर उनको छूट दी जा सकती है। ठीक है, EPF के लिए। तो फिर यहाँ पे अगर बोनस दिया जा रहा है तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसको एग्जम्पशन दी जाएगी। हु हैज़ द पावर टू ग्रांट एन एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2A। अब कौन ये जो एग्जम्पशन दिया जा रहा है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2A में, तो कौन ऐसा है व्यक्ति है या किसके पास ऐसी अथॉरिटी है जो ये दे सके, तो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इनके छूट देने का अधिकार इसके पास है। तो जो द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कैन एग्जम्प्ट एन एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम द इंश्योरेंस स्कीम इफ़ इट प्रोवाइड्स बेटर लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट। ठीक है, तो सेक्शन 17 2A में किससे रिलेटेड एग्जम्पशन की बात की जा रही है, इंश्योरेंस स्कीम के। अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 एन एग्जम्पशन कैन बी कैंसल्ड इफ़ द एम्प्लॉयर फेल्स टू कंप्लाई विथ। अब एग्जम्पशन दी है तो उसको वापस ली भी जा सकती है, ठीक है, कैंसिल भी की जा सकती। तो कब, जब उसने क्या करा है, कंडीशन इम्पोज अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 इसका उल्लंघन कर दिया है ना, विफल करता है, इसका पालन करने में विफल हो जाता है, तो एग्जम्पशन विड्रॉ कर ली जाएगी। एग्जम्पशन कैन बी कैंसल इफ़ द एम्प्लॉयर फेल्स टू कंप्लाई विथ कंडीशन इम्पोज अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1।
What happens to employees accumulated fund if an exemption is cancelled? अब अगर एग्जामेशन कैंसिल होगी तो जो एक्यूमुलेटेड फंड था एम्प्लॉय का उसका क्या होगा? ठीक है, तो वो इट इज़ ट्रांसफर टू द प्रोविडेंट फंड अकाउंट, वो तो ट्रांसफ़र करना ही है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17A subsection 1, if an employee moves from an establishment where this act applies to one where it does not, what condition must be fulfilled for transferring their provident fund amount? अब बोला है कि अगर कोई एम्प्लॉई ऐसे इस्टेब्लिशमेंट से जहाँ पर उसको मतलब मिल रहा था ये, है ना, प्रोविडेंट फंड मिल रहा था, लेकिन अब वो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर वो ऐसी जगह चले गए जहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता, ऐसे इस्टेब्लिशमेंट में चले गए जहाँ पर प्रोविडेंट फंड वाला कंसेप्ट नहीं लग रहा, प्रोविज़न नहीं लग रहे, तो फिर उसका जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट था उसका क्या होगा, इसके बारे में पूछा गया है. तो उसको क्या किया जाएगा? द एम्प्लॉई मस्ट सबमिट अ ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट एंड द न्यू इस्टेब्लिशमेंट्स प्रोविडेंट फंड रूल्स मस्ट परमिट द ट्रांसफ़र. तो उसको ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. सेक्शन 17A subsection 1 state that if an employee moves to an establishment where the act does not apply, the provident fund amount can be transferred only if the employee desire to and the rules of the new provident fund allows it. मतलब एम्प्लॉय भी चाह रहा हो तो नए एक्ट में भी इसके बारे में परमिट कर रहा था. अंडर सेक्शन 17A subsection 2, what happen when an employee move from an establishment where the act does not apply to one where it does? मतलब कोई कर्मचारी ऐसे प्रतिष्ठान में जा रहा है जहाँ यह अधिनियम लागू नहीं होता है. तो किसी ऐसे प्रतिष्ठान में जहाँ यह लागू होता है तो क्या होता है? किसी ऐसे प्रतिष्ठान में मतलब जहाँ लागू नहीं होता था वहाँ से अब वो जा रहा है जहाँ लागू हो रहा है, तो अब क्या होगा? तो द एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड अमाउंट कैन बी ट्रांसफर इफ़ द न्यू इस्टेब्लिशमेंट रूल्स परमिट. ठीक है, तो अगर नए एक्ट में उसको परमिट हो रहा है तो ट्रांसफ़र होगा उसका अमाउंट. नेक्स्ट है व्हाट प्रोटेक्शन डज सेक्शन 18 प्रोवाइड. तो सेक्शन 18 में क्या प्रोटेक्शन दी जा रही है? प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग फॉर एक्शन टेकन इन गुड फेथ. मतलब उन्होंने जो गुड फेथ में काम किया लीगल ऑफिसर्स वगैरह में, है ना, और अगर कुछ होता है लीगल प्रोसीडिंग की जा रही है तो वहाँ पर गुड फेथ में अगर उन्होंने कुछ काम किया है तो उनके अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी. तो सेक्शन 18 इंश्योर दैट नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल, ट्राइब्यूनल ऑफिसर, इंस्पेक्टर और अदर अथॉरिटीज़ ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ अंडर दिस एक्ट के तहत गुड फेथ में उसने एक्शन लिए और फिर उसके ज़रिए अगर कोई लीगल एक्शन फिर हो रहा है, अराइज़ हो रहा है, राइट अराइज़ हो रहा है, तो इन लोगों के अगेंस्ट में कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी. अंडर सेक्शन 19 हु कैन डेलीगेट पावर अंडर दिस एक्ट. अब ये पावर डेलीगेट कौन कर सकता है? तो बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों पावर को डेलीगेट कर सकते हैं. सेक्शन 19 अलाउज बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू डेलीगेट देयर पावर टू सबऑर्डिनेट ऑफिसर और अथॉरिटी थ्रू नोटिफिकेशन. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेक्शन 20. तो सेक्शन 20 क्या बोलता है? टू गिव द सेंट्रल बोर्ड डायरेक्शंस फॉर द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट. तो ये सेंटर को क्या जो मतलब एक्ट अच्छे से उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो सके उसके लिए सेंट्रल बोर्ड को निर्देश देना का काम करता है. सेक्शन 20 empowers the central government to give direction to the central board to ensure the effective administration of the act. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो पावर है, ये एम्पावर करता है सेक्शन 20 कि वो सेंट्रल बोर्ड को डायरेक्शन दे एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. नेक्स्ट अंडर सेक्शन 19 व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट्स इट पावर्स हु कैन एक्सरसाइज इट. तो अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेलीगेट कर दिए पावर तो अभी कौन एक्सरसाइज करेगा? तो एनी ऑफिसर अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट. तब जो डेलीगेट किए वो उनके सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सबऑर्डिनेट या ऑफिस अथॉरिटी ऑफिसर है वो करेंगे फुलफिल, या स्टेट गवर्नमेंट करेगी. ठीक है, तो सेक्शन 19 टू अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट इट्स पावर टू अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर अथॉरिटी और इवन द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू ए नोटिफिकेशन के थ्रू ये डेलीगेट किया जाएगा. व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड अंडर सेक्शन 20. तो प्राइमरी इसका जो प्राइमरी फंक्शन क्या है सेंट्रल बोर्ड का? तो टू इम्प्लीमेंट
डायरेक्शन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्शन दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट। तो सेक्शन 21 के बारे में क्या सही है ये पूछा गया है। तो इट गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू पावर टू मेक रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट। तो एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, रूल्स बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है, सेक्शन 21 में मेंशन है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ऑफिशियल गजेट इन द रूल मेकिंग प्रोसेस अंडर सेक्शन 21। तो अब जो ऑफिशियल गजेट होता है उसका क्या काम होता है, सेक्शन 21 के तहत पूछा गया है। तो ये इट इज़ यूज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू पब्लिश न्यू रूल्स ऑफिशियली। तो केंद्र सरकार द्वारा नए नियमों को आधिकारिक रूप से प्रकाशित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वाई इज़ सेक्शन 18 इम्पॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है, कानूनी कार्रवाई के संदर्भ में धारा 18 क्यों महत्वपूर्ण है। तो इट प्रोटेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम लीगल एक्शन फॉर एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो ये प्रोटेक्शन देता है लीगल ऑफिसर्स को, जो अगर गुड फेथ में अगर उन्होंने कोई काम किया है तो उनके अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग ना हो। चलो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे हमारा एक्ट ख़त्म होता है। कल से मिलते हैं नए एक्ट के साथ। थैंक यू।